हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जिसमें हम कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की तैयारी करते हैं। हम यूनिट 7 कर रहे हैं। आज हमारी क्लास 7 रहेगी। हमारी यूनिट का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे पहले हमारी इसकी 6 क्लासेज हो चुकी है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। साथ में ही हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया है, तो उनको भी देख लीजिएगा। हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई भी बैरियर नहीं होगा। साथ में ही आज हमारी इस यूनिट का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक ही चैप्टर बचेगा, इंश्योरेंस, जिसको हम 1 या 2 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब 2 क्लासेस इसकी और आप रख लो तो 9 क्लासेस इसकी ऑल कंप्लीट होएंगी। इसके साथ में हमारी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्यूचुअल फंड। कि आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एडवांटेजेस क्या होती हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि क्या किया जाता है ना म्यूचुअल फंड के अंदर, जो लोगों की इंडिविजुअल की सैलरी से बच गया, सरप्लस बच गया मान लीजिए, या बिजनेसेस का सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है, इंडिविजुअल का हो गया, वो क्या करते हैं कहीं एक जगह पर जाकर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक में कर दिया, बॉन्ड में कर दिया, डिबेंचर में कर दिया, कहीं पर भी जाकर इक्विटी शेयर्स में कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने अपनी जो सेविंग करी थी, अपनी जो सैलरी थी, अपना जो सरप्लसेस थे, प्रॉफिट्स थे, उनका क्या किया, एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जहाँ पर एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 10 व्यक्तियों ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो एक जगह पर हो गया, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एक जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उस व्यक्ति ने, जिसके पास एक व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने कहीं और जाके कहीं एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके पास तो 10 जगह से इन्वेस्टमेंट आई, उसने किसी एक ही जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर भी उसने कर दिया मान लीजिए, उसको क्या होगा, आप इंडिविजुअली के मुकाबले में उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इंडिविजुअल व्यक्ति को, बिजनेसेस को, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, सरप्लसेस के ऊपर या अपनी सैलरी के ऊपर, वो उसको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो ये होता है आपके म्यूचुअल फंड की, एक ही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अलग अलग जगहों से एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन या कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जगहों से इन्वेस्टमेंट को स्वीकार करते हैं और एक ही जगह पर उस इन्वेस्टमेंट को करते हैं, जहां से आपका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। उसको आप बोलते हो म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो यही उसका मतलब होता है। अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। लाइक स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, और अदर एसेट्स में कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। द फंड इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स who allocate the pooled fund based on the investment objective of the mutual fund। जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर म्यूचुअल फंड में व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही इसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो मैनेजर होते हैं, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है इन फंड्स को, प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आपका करते हैं। सो ये आपका म्यूचुअल फंड्स होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। अब जैसे आप कहीं पर भी जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो रिस्क तो होगा ही, आपको कहीं से रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न के साथ साथ में रिस्क भी तो साथ में ही चलता है। तो इस मार्केट के अंदर आपका रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कब होता है? मार्केट रिस्क उस समय होता है जब मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क बियर करना पड़ेगा, कभी मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कम होगा, इन्फ्लेशन होगी, डिफ्लेशन होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज होगी, उस टाइम की उसकी वजह से जो आपके इन्वेस्टमेंट में, जो आपके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे, उसको आपने बोल दिया मार्केट रिस्क चेंजेस। तो इसकी वजह से स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट में जो चेंजेस होते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क आपका होता है कि जैसे मान लीजिए
डेट फंड जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जो बॉन्ड आपके होते हैं जिनकी पेमेंट नहीं की जाती है, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी उनकी पेमेंट नहीं कर पाई, कंपनी ने क्या किया, लोगों के इन्वेस्टमेंट को स्वीकार तो किया, लेकिन उस जो इन्वेस्टमेंट स्वीकार की, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में वो उनको पेमेंट नहीं कर पाई, उनको इतना इंटरेस्ट अर्न नहीं हुआ। अब क्या किया, उस कंपनी का जो बॉन्ड थे वो उसके लिए डेट बन गया, अब उधार बन गया वो। पहले तो वो बॉन्ड थे, लेकिन बॉन्ड के लिए ऑब्लिगेशन किसकी होगी, डेट की होगी, वो उधार बन गई कि उसको वो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, है ना। इफ द कंपनी ऑफ गवर्नमेंट फेल्स टू रीपे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कुड फेस लॉसेस। तो अगर गवर्नमेंट हो गई या कंपनी हो गई जो उस बॉन्ड का पेमेंट नहीं कर पाई है, प्रिंसिपल अमाउंट का या इंटरेस्ट अमाउंट का वो पेमेंट नहीं कर पाई है, तो वो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिला, ना ही उसको इंटरेस्ट रेट मिला, जिसकी वजह से उसको लॉस हो गया, और ये आपका क्रेडिट रिस्क बन गया। मतलब बॉन्ड थे, बॉन्ड को आपका क्रेडिट बना दिया गया, पहले वो आपके बॉन्ड थे, पहले वो आपकी सिक्योरिटीज थी, लेकिन उनका पेमेंट नहीं करने की वजह से जो आपके बॉन्ड थे उनको क्या बोल दिया गया, क्रेडिट बोल दिया गया, डेट वो बन गया आपके कंपनी के लिए। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, चेंजेस, जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ डेट फंड्स। अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही है इंटरेस्ट रेट में, इसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस के ऊपर चेंजेस आएंगे उसको आप बोलते हो इंटरेस्ट रेट चेंजेस या रिस्क। राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन योर फंड्स पोर्टफोलियो। अब क्या होगा, म्यूचुअल फंड में जैसे ही आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो जो आपकी पोर्टफोलियो के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, फंड्स होते हैं, उनको तो कम, उनकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, जो इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको वियर करना पड़ेगा। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी होता है कि आप क्या कर सकते हो, डिफिकल्टी अब इसमें आएगी सेलिंग करने में और रिडीम करने में म्यूचुअल फंड को। तो लिक्विडिटी में का मतलब ये होता है कि कैश में आप कभी भी अपनी एसेट को कन्वर्ट करवा लो, लेकिन इसकी वजह से आप उसको इजीली कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। डिफिकल्टी इन सेलिंग और रिडीमिंग म्यूचुअल फंड यूनिट ड्यू टू अ लैक ऑफ बायर और रिस्ट्रिक्शन। दिस इज मोर कॉमन फंड दैट इन्वेस्ट इन इलिक्विड एसेट और ड्यूरिंग मार्केट क्राइसिस। जब मार्केट क्राइसिस होती है, मान लीजिए मार्केट क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन या फ्लक्चुएशन डिक्लाइनिंग स्टेज चल रही है, उस टाइम पे इलीगल वे से आपने या इलीगल एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी वजह से आपको लॉस वियर करना पड़ेगा। सो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क होता है जब आपके आउटपेस की वैल्यू, इन्फ्लेशन होती है, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू या रिटर्न आपका जो होता है आउटपेस हो जाता है, इन्फ्लेशन वो बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, तो आप सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं कर पाओगे, है ना। मान लीजिए सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई, कीमत बढ़ गई उनकी, तो आप उनको परचेज नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन रिस्क आपका वियर करना पड़ेगा आपको। परफॉर्मेंस रिस्क क्या होता है, जब आपके म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन के अंदर आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को डाल दिया। अब आप नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपने कर दी, जिसकी वजह से आपको रिस्क वियर करना पड़ेगा, उसको आप बोलते हो परफॉर्मेंस रिस्क। इसके बाद आपके पास आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट करी हुई होती थी, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट बन गया, अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको बन गया, लेकिन जैसे ही आपने दोबारा से उसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, री इन्वेस्ट वहीं पर आपने किया, वहाँ पर आपको उस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बन पाया, जिसको आप बोलते हो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। डेट फंड्स फेयर द रिस्क, द इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम कैन नॉट बी री इन्वेस्ट एट द सेम हाई रेट की वजह से, सेम हाई रेट में आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है, आपको इंटरेस्ट ग्रो आप नहीं कर पाते हो मार्केट के अंदर, इसको आप बोलते हो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आप ये सोच के चलते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, कि पहले आपने करी थी, वहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरी बार आप सेम सिक्योरिटीज़ के अंदर करोगे तो हो सकता है आपको दोबारा से प्रॉफिट हो जाए, लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है, प्रॉफिट आपको नहीं होता है, तो इसको बोलते हो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। उसके बाद आपके पास आता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी तो आपने रिस्क देख लिया कि मार्केट म्यूचुअल फंड्स में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क, पोर्टफोलियो, रिस्क, प्रॉफिट। सो देखते हैं किस तरह के हो सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जहां पर इक्विटी शब्द आ गया वहां पर मतलब आ गया ओनरशिप, वहां पर आपका मतलब आ गया ओनरशिप, वहां पर मतलब आ गया
कि ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि जब आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया तो ओनरशिप आपने परचेज कर ली उस कंपनी की। अब ओनरशिप जब आप परचेज करते हो उसकी वजह से आपको हाई रिस्क बियर करना पड़ेगा, साथ में ही आपका हाई रिटर्न भी वहाँ पर होता है। तो इन्वेस्ट प्राइमरली इन स्टॉक इक्विटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाई रिस्क होता है बट पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न। साथ में हाई रिस्क बियर करते हो लेकिन साथ में आपको उसमें हाई रिटर्न भी अर्न होता है। फोकस्ड फंड होता है जो एक इन्वेस्ट करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में। जैसे आपका बीएससी होता है, बीएससी में केवल 30 कंपनीज होती है, टॉप कंपनीज होती है जिसमें ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही आपका होता है फोकस्ड फंड कि आप क्या कर सकते हो, केवल लिमिटेड स्टॉक्स में ही, लिमिटेड नंबर्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड होता है इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब आप फिक्स्ड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, फिक्स्ड क्या आ गया, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसमें आपको फिक्स्ड पीरियड आपका होता है मेच्योरिटी का, एंड फिक्स्ड ही आप उसको इंटरेस्ट रेट आपको उसमें मिलता है। तो वो होते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरी बिल के साथ एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप बोलते हो डेट म्यूचुअल फंड। लोअर रिस्क होता है, इक्विटी के बदले में यहाँ पर लोअर रिस्क होता है लेकिन मॉडरेट रिटर्न आप अर्न करते हो। रिस्क इसमें कम है इक्विटी के मुकाबले में, लेकिन आप इसमें रिटर्न जो है वो मॉडरेट अर्न करते हो। तो ये होता है डेट म्यूचुअल फंड। उसके बाद आपके पास आता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वही होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको हाईली लिक्विड होता है, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप कैश में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हो। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं, फोकस ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जो शॉर्ट से मीडियम टर्म के बीच में आपके डेट होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड क्या होते हैं, जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो। गिल्ट फंड हमने कल पढ़ा था, गिल्ट फंड आप बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जिसमें गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो उसको आप बोलते हो गिल्ट फंड्स। उसके बाद इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आता है जब आप एनएससी बीएससी के थ्रू या इंडेक्सेस में, सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में जब इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके इंडेक्सेस हैं। टॉप 50 कंपनीज में कर दिया, सेंसेक्स के माध्यम से कर दिया, निफ्टी 50 के माध्यम से कर दिया, उन चीज़ों में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको आप बोलते हो इंडेक्स फंड्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इनकम फंड। इनकम फंड का मतलब होता है, इसका ये एम ये होता है कि रेगुलर इनकम इन्वेस्टर को प्राप्त होती रहती है। जब आपने एक ऐसे, जैसे पेंशन फंड होता है, अब आपने पहले स्टार्टिंग में आपने वहाँ पे इनकम जो है वो डाली हुई है, आप धीरे धीरे करके वहाँ पर आपको हर महीने इनकम मिलती रहती है। तो इस तरह की जो इनकम आपको जनरेट करके दे। एम टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड, डिवेंचर एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट, लो रिस्क कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स के मुकाबले में इसमें कम रिस्क होता है लेकिन कम ही इसमें रिटर्न भी आपको मिलता है, तो उसको आप बोलते हो इनकम भी जनरेट होती रहती है आपकी धीरे धीरे। इनकम फंड। बैलेंस्ड फंड्स। अब बैलेंस फंड आपके क्या होते हैं, जो इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं। इक्विटी भी होगी, डेट भी होगा, सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट में किया है, ओनरशिप भी आपने दी हुई है, उनके बीच में जब बैलेंस बना के चलता है उसको आप बोलते हैं बैलेंस्ड फंड। उसके बाद टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड आप ऐसा होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो टैक्स को सेव करने के लिए, जो आपका 3 ईयर्स के लिए आप करते हो। मान लीजिए हैव अ 3 ईयर लॉक पीरियड, इन्वेस्ट प्राइमरली इन इक्विटीज। इक्विटीज में आप 3 वर्षों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपकी कैसी होगी, टैक्स सेविंग होगी, टैक्स से बचने के लिए, टैक्स से बेनिफिट आपको अर्न करने के लिए। उसके बाद आता है लिक्विड फंड्स। जो अभी हमने पढ़ा, लिक्विड फंड्स वही होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, इसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, हाई रिटर्न आप इसमें अर्न कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी एडवांटेजेस आपके पास क्या आती हैं। तो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑफर सर्वल एडवांटेजेस, तो देखते हैं कौन कौन सी है। डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले तो क्या आता है, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज़ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क को रिकवर किया जा सकता है, आपका प्रॉफिट भी इसमें बढ़ता है। म्यूचुअल फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज। अब पूल है या मनी का एक पूल है, वहां से आप इन्वेस्टर से मनी को एकत्रित करते हो और कहीं एक जगह पर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। दिस डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, एसेट क्लासेस और ग्राफिक रीजन्स। तो इसमें आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क जो होता है कहीं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज में स्प्रेड हो गया, जिसमें से आपके रिस्क की जो है वो कम होती है, कि रिस्क आपको होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है।
उसके बाद आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब म्यूचुअल फंड को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स एंड मार्केट इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू मैक्सिमाइज रिटर्न। ये ऑलवेज क्या करते हैं? मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस ये करते हैं, विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह को चला है, ताकि वो इस तरह से डिसीजन ले सके कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और ताकि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नोइंगली टू टाइम टू मैनेज देयर पोर्टफोलियोज। इंडिविजुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या कर सकते हैं? इस नॉलेज से वो अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं कि कहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपके पास आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके लिए अफोर्डेबल होती है। जितने आपके पास कैश है, जितने आपके पास मनी है, जितने में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप लो से हाई में भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो कम पैसों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी कर सकते हो। तो अफोर्डेबल है अकॉर्डिंग टू आपके प्राइस, अकॉर्डिंग टू आपके पास मनी जितनी है। इन्वेस्टर्स कैन स्टार्ट विद relatively small amounts of money, making mutual fund accessible to wide range of people. Systematic investment plans SIP भी आप कर सकते हो। Also allow for periodic small investment। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब SIP भी आप कर सकते हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान्स आप कर सकते हो जिसमें आप कम से कम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़े समय के लिए भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आता है लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आप अपने जो आपने फंड कहीं पर इन्वेस्ट किया है आप उसको ईजिली रिडीम कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, रिडीम भी कर सकते हो ईजिली जब आपको चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू आप लोचशील ये आपको मिलता है कि कहाँ पर आप कितनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटी मिल जाएगी? जैसे आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड्स में कर सकते हो, हाइब्रिड फंड्स में कर सकते हो और सेक्टर स्पेसिफिक फंड या अदर किसी तरह के और फंड्स होंगे तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वैरायटी आपको देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है साथ में ही। उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब ये क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है अकॉर्डिंग टू आपकी कॉस्ट भी इसमें कम ही आती है, आपकी लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी इसमें होती है। म्यूचुअल फंड बेनिफिट फ्रॉम economies of scale resulting in lower transaction cost compared to buying individual securities. Additionally fund expenses are shared across all investors। तो क्या होता है, हर इन्वेस्टर के अंदर आप अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो जिसकी वजह से इंडिविजुअली के ऊपर जो कॉस्ट जो है वो कम आती है। तो इस तरह से ये आपके पास। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड्स को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट जिन भी चीज़ों को रेगुलेट करती है उसमें हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है। किसी भी तरह की परफॉर्मेंस जो होती है, किसी तरह की पोर्टफोलियो को होल्ड किया जाता है, फीस वगैरह होती है, तो वो सब उसकी नॉर्मल होती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी तरह की छुपाने की कोई इसमें चीज़ नहीं होती है, किसी तरह की गड़बड़ी इसमें नहीं होती है। उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट। अब इसमें टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है। सर्टेन म्यूचुअल फंड लाइक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आपके पास है इन इंडिया ऑफर टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स में डिडक्शन, जब आप इक्विटी शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ओनरशिप आप परचेज करते हो, तो धीरे धीरे आपका जो टैक्स में भी आप डिडक्शन प्राप्त कर सकते हो, टैक्स भी आपको कम पे करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ऑफन कम फॉर विद फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके पास होता है एडवांटेजेस म्यूचुअल फंड्स की। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। जिस चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं साथ में डिसएडवांटेजेस भी उस चीज़ की होती हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हम वहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशनली मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो जब यहाँ पर प्रोफेशनली मैनेजमेंट किया जाता है तो मैनेजमेंट फीस एंड एक्सपेंसेस भी तो आएंगे, वो भी तो होते हैं। अब प्रोफेशनली जब कोई इसको मैनेज करेगा, म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगा कोई, अगर मान लीजिए, तो उसको चार्ज तो वो कुछ लेगा। तो इसके लिए उसमें फीस एंड एक्सपेंसेस होते हैं जो सारे आपके इन्वेस्टर से ही चार्ज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड चार्ज फीस लाइक एक्सपेंशन रेशियो एंड मैनेजमेंट फीस विद किसके द्वारा करते हैं? विच कैन रिड्यूस ओवरऑल रिटर्न, जो ओवरऑल रिटर्न को आपके कम कर देते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड्स टिपिकली हैव हायर कॉस्ट कंपेयर टू पैसिवली मैनेज फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स। तो मतलब क्या किया जाता है, इसके द्वारा आपके जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में जो होते हैं, इसको जिसके द्वारा भी मैनेज किया जाता है वो क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। फीस चार्ज करने की वजह से जो आपको इंटरेस्ट मिलना था उसके इंटरेस्ट को आपको यहाँ से कम कर दिया जाता है। नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास जितना पैसा है आप अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करोगे। आप किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं होगे। जो आपने सोच के रखा होगा इक्विटी में करना है, बॉन्ड में करना है, डिबेंचर में करना है, वो आप अपने चॉइस से करोगे। किसी और से तो आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे ना उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खुद का ही डिसीजन होगा। सो ये होता है कि नो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर किसी भी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मार्केट रिस्क, अब इसको मार्केट का रिस्क भी तो वियर करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन का रिस्क भी तो वियर करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन डिक्लाइन ड्यू टू पुअर मार्केट परफॉर्मेंस। अब मार्केट के अंदर अगर पुअर परफॉर्मेंस होती है तो उसकी वजह से जो मार्केट रिस्क आपको झेलना पड़ेगा वो भी तो आपका होता है। सो ये है मार्केट रिस्क। उसके बाद एग्जिट लोड्स एंड पेनल्टीज। जब आप एग्जिट करते हो मार्केट से, जब आप सिक्योरिटी से, इन्वेस्टमेंट से आप एग्जिट लेते हो, तब भी आपको एग्जिट लोड आपके पास होता है, उसका भी आपको फीस आपसे चार्ज की जाती है। एग्जिट करना इतना ईजी नहीं होता है ना। साथ में जब आप विड्रॉ करवाते हो आप अपने अमाउंट्स को, वहाँ पे भी आपसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज करी जाती है। तो इसको आप बोलते हो एग्जिट लोड एंड पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न। अब इसमें कभी कभी ऐसे रिटर्न भी होते हैं जो अनप्रिडिक्टेड होते हैं, गारंटेड नहीं होते कि फिक्स रिटर्न आपको मिलेंगे, अनप्रिडिक्ट हैं, उनका पता ही नहीं है कितने रिटर्न आपको मिलना है, कितने समय के बाद मिलना है, कब मिलना है। तो अनप्रिडिक्ट होता है ये, जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, जिसके बारे में आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स डू नॉट गारंटी फिक्स रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड जो होता है आपको फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। ये डिपेंड्स करते हैं मार्केट कंडीशन के ऊपर, फंड मैनेजमेंट के ऊपर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर, उन सब को मिलाकर ही आपके जो है वो रिटर्न बनते हैं। उसके बाद आपके पास आता है टैक्स इम्प्लीकेशंस। अब टैक्स भी तो लगते ही हैं। इन्वेस्टर में हैव टू पे टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स। जब उसको डिविडेंड मिलता है, कैपिटल उसको मिलती है, उसके ऊपर भी उसको जो है वो देना ही पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्री के रेगुलेशंस के अंदर आता है। जिसके पास इनकम होगी, डिविडेंड होगा या कुछ किसी भी प्रकार से प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर उसको कुछ परसेंट जो है डिविडेंड के ऊपर टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क इन सम केसेस। कुछ केसेस के अंदर लिक्विडिटी रिस्क भी आपको वियर करना पड़ेगा। वाइल म्यूचुअल फंड्स आर जनरली लिक्विड होते हैं, सम फंड्स लाइक क्लोज एंडेड और रियल एस्टेट फंड्स में हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडम्पशंस। तो ठीक है, जैसे आपके क्लोज एंडेड एंड रियल एस्टेट के आपके फंड्स होते हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो लिक्विड फंड भी आपको वियर करना पड़ेगा कुछ केसेस के अंदर। सो ये थे आपके पास डिसएडवांटेजेस। इसके बाद आपके पास आता है पेंशन फंड। इसके बाद आपके पास है पेंशन फंड। पेंशन फंड क्या होता है? पेंशन फंड होता है जैसे जब आप वर्किंग करते हो, काम करते हो, तब आपके सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता है ना। जो सैलरी, जो नौकरी करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अपना शेयर मिलाती है, कुछ एम्प्लॉय का शेयर आ गया, कुछ एम्प्लॉयर का आ गया, कुछ गवर्नमेंट का शेयर उसमें आ गया। और जब आप रिटायर हो जाते हो तब आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, बाद में पेंशन दी जाती है ताकि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट रहे। उसको आप बोलते हो पेंशन फंड। इन इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, फंड्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग रिटायरमेंट। जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है तब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है। दे अलाउ इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट रेगुलरली ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स एंड रिसीव अ स्टडी इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब वो काम कर रहे होते हैं, रेगुलर इनकम जब वो अर्न कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद एक थोड़ा थोड़ा करके इनकम को हर महीने उसको दिया जाता है। तो उसको आप बोलते हो पेंशन फंड। इस तरह से पेंशन दी जाती है। अब टाइप्स ऑफ पेंशन फंड इन इंडिया देख लेते हैं। एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन फंड स्कीम, ये है आपके पास एनपीएस। तो नेशनल पेंशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपके होते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, सैलरी नहीं, पेंशन देती है। तो उसको आप बोलते हो, जिसको रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसके अंदर टैक्स बेनिफिट एंड मार्केट लिक्विड रिटर्न दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको ये मिलती है। इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है। 2 अकाउंट्स टाइप, इसमें 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2 के अकाउंट्स इसमें होते हैं। साथ में ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंक्लूड इक्विटी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इक्विटी के अंदर कर दिया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एंड अल्टरनेटिव एसेट है। यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, धीरे धीरे करके आपको इसमें पैसा मिल सकता है। पार्शियल विड्रॉल्स आर अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशंस आपके पास दी जाती हैं, उन कंडीशंस में आप उसको पार्शियली भी विड्रॉ करवा सकते हो इस अमाउंट को। उसके बाद आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है उस समय वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो उस फंड्स में डालता है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है इसके अंदर, मतलब क्या करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है उस पेंशन बेसिक सैलरी में, एंड डियरनेस अलाउंसेज एंड अदर अलाउंसेज भी इसमें वो डालता है, ताकि एम्प्लॉय को बाद में जब उसकी रिटायरमेंट होती है उस समय के लिए वो सेविंग इकट्ठी कर सके। Earn a fixed interest rate declared annually by EPFO and offer tax benefit under section, टैक्स से बेनिफिट इसको मिल जाता है 80C के अंदर, टैक्स से डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद आता है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो व्यक्ति चाहे अपने जो PPF जो नौकरी नहीं करते हैं लोग वो अपने हिसाब से चाहे वो PPF कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी उनको अपनी कुछ हिस्सा उसमें देना होगा और उसमें से कुछ गवर्नमेंट अपना हिस्सा देती है ताकि बाद की ईयर्स के लिए बाद में उनको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहे। तो ये होता है सुइटेबल फॉर इंडिविजुअल नॉट कवर्ड बाय एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स प्लान के अंदर जो नहीं है, एम्प्लॉयर जिसको किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं करता है उसके लिए सुइटेबल होता है। ऑफर्स इन 15 ईयर लॉक इन पीरियड, इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 15 सालों के लिए होती है, जब 7 सालों के बाद आप इसमें से पार्शियली विड्रॉल करवा सकते हो। ये याद रखने वाली चीज़ है। पीपीएफ में आपका क्या किया जाता है, 15 साल के लिए आपका ये पीपीएफ होता है जिसमें से 7 साल के बाद आप इसमें से पार्शियली पेमेंट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। इंटरेस्ट अर्न एंड मेच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री, जो इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा आपको एंड जो मेच्योरिटी अमाउंट आपका होगा वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वॉलेंटरली रिटायरमेंट फंड, कभी कभी क्या होता है कोई एम्प्लॉय क्या करता है वॉलेंटरली अपने हिसाब से अपनी वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनका भी फंड्स करता है, उनको भी सैलरी के बाद में उनको सैलरी उसके अकॉर्डिंग पेंशन फंड उसको आपको मिलता है। इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट वॉलेंटरली टू रिटायरमेंट स्पेसिफिक फंड्स लाइक एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स टॉलरेट टू फॉर रिटायरमेंट के लिए वो इकट्ठा करते हैं। सो ये है। इसके बाद आपके पास आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं वो किस तरह से रिफॉर्म हुआ है इंडिया के अंदर वो देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया टू द मेजर इंप्लीमेंट टू स्ट्रेंथन द मॉडर्नाइज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपका धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी, इसको नया बनाने की आवश्यकता थी, तो इसके लिए इसको नया बनाया गया, इंप्रूव किया गया इसकी एफिशिएंसी को एंड इनहेंस किया गया इट्स रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इसको इनहेंस किया गया। दीज रिफॉर्म्स वर प्राइमरली इनिशिएटेड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। जब आपके 1991 में हुआ था, एलपीजी भी तब आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उसी के बाद में ही आपका फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म आपका हुआ था। इन एफिशिएंसीज को दूर किया गया था, एड्रेस किया गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है एंड फाइनेंशियल इन एफिशिएंसीज आपकी क्या है, जिसको दूर किया जाएगा और साथ में रिफॉर्म किया जाएगा उनका। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आपका कैपिटल मार्केट रिफॉर्म सबसे पहले आता है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म में आपका आता है सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया सेबी को। अब सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो क्या करता है सिक्योरिटीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। सो ये बनाया गया, सेबी बनाया गया आपका, है ना, सेबी की स्थापना की गई, जिसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है सिक्योरिटीज के लिए। उसके बाद क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं, रिड्यूस करते हैं इनएफिशिएंसीज को, इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया। डी रेगुलेशन ऑफ आईपीओ प्रोसेस, जो आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स थी उनको डीरेगुलेट किया गया। उसके बाद क्या किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट को देखा गया कि फॉरेन में आप जैसे एफपीआई एफडीआई हमने पढ़ा हुआ है तो वो है, उसको देखा गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला पॉइंट आता है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपका किया गया इलेक्ट्रॉनिकली, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने खाते खोलते हो तो उसमें आप डीमेट अकाउंट्स बनाते हो, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया सिक्योरिटीज़ के अंदर, शेयर के अंदर, कि आप क्या करते हो डीमेट अकाउंट खोलकर इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने शेयर को इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये किया गया। उसके बाद आपके पास आता है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। अब इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म हुए, प्राइवेटाइजेशन आ गया इंश्योरेंस सेक्टर में, हमने ये पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया इंश्योरेंस सेक्टर में। अब जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर थे, एलआईसी वगैरह थी, उनको क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया ताकि उनमें कुछ प्रॉफिट हो सके। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईआरडीआई की फॉर्मेशन कर दी गई। आईआरडीआई वाज एस्टैब्लिश ऑफ 1999 टू रेगुलेट द
एंड डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपका IRDAI की स्थापना की गई। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में और भी प्रोडक्ट्स को और नई वेराइटीज़ को भी इसमें प्रोड्यूस किया गया, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अब आपके पास आ गई हैं, तो इनका भी फ्रेमवर्क किया, इनको भी बनाया गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनके लिए बनाई गई। RBI ने इंट्रोड्यूस किया, टाइटर रेगुलेशन बनाए NBFC के लिए कि ये भी क्या करती हैं, फंड प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इनका प्रेरक के रूप में भी इनका कार्य बढ़ा NBPFs का। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म, फॉरेन मार्केट में रिफॉर्म हुआ। मार्केट डिटरमाइन ऑफ एक्सचेंज रेट, अब मार्केट में डिटरमाइन किया गया, क्या देखा गया कि एक्सचेंज रेट किस तरह से करना है। 1993 में एक्सचेंज रेट की बात की गई। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जो आपके करंट अकाउंट थे उनको कन्वर्ट करने की बात की कि करंट अकाउंट को कन्वर्ट किया जाएगा अदर ट्रेड्स में, अदर करेंसीज में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्लोज, तो क्या हुआ, लिबरल बनाया गया आपकी मार्केट को। 1991 के बाद लिबरल बनाया गया, कैपिटल फ्लो आप इजीली कर सकते हो। ग्रेजुअल रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी ही टॉपिक था आज का। इसको आपको सिर्फ रिवाइज ही करना था। इसके बारे में हमने पहले ब्रीफली अच्छे से इन सब की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हमने यूनिट्स में पहले पढ़ लिया है। इंश्योरेंस को हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है। अब इसके बाद हमारी 2 क्लासेज और लगेंगी, या एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगी, नहीं होगा तो 2 क्लासेज हम इसकी लगाएंगे। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे एंड नेक्स्ट यूनिट की ओर अब हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।